तो अभी कल वाला जो हमने सिस्टम समझने की कोशिश करी थी, उसके हिसाब से बहुत सारी पॉलिसीज जो चल रही है या पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको तुम्हें समझ में आ गए होंगे। एकदम तो चीज़ नहीं आएगी समझ में, लेकिन अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, स्टेटमेंट समझने की कोशिश कर रहे होगे, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, चाहे वो लीडर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो या एडवाइजर्स हो, इनके स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि हमारा कंट्री किस तरफ जा रहा है, दूसरा कंट्री किस तरफ जा रहा है। कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए थे जो बताया था, जैसे यूएस में आपने देखा होगा कल क्या हुआ, फिर से फायरिंग हो गई, ठीक है। चाइना और यूरोपियन यूनियन का झगड़ा चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, वो जब हम पहले एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो आसानी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक नई चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि इकोनॉमिक्स में दिक्कत क्या है कि एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है, दूसरी तीसरे से, पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें पहले लिंक समझने पड़ेंगे इनके, कि नेशनल इनकम, बेरोजगारी या हमारा देश जो हम पॉलिसी बनाते हैं ये कैसे बन रही है। कल एक टॉपिक की बात कर रहे थे, महंगाई के बारे में बात कर रहे थे। जैसे महंगाई का सिंबल, एक सड़क चलते आदमी से पूछो या किसी भी ऊपर जो टॉप पे आदमी बैठा उससे पूछो, सभी कहेंगे कि महंगाई बहुत है, ठीक है। अब इसके बाद ये महंगाई कैसे हो जाती है, और अगर हो जाती है तो इसे कैसे काबू कर सकते हैं, काबू करने का फायदा है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें बैकग्राउंड से समझ में आ जाएंगी। तो वो चीजें हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे जितना भी टाइम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में नहीं आती हैं, लेकिन बैकग्राउंड जब उनकी समझ में आ जाती है तो वो चीजें हमें समझ में आ जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम में ये कभी नहीं आता कि महंगाई बढ़ाने के क्या फायदे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता होगा कि महंगाई बढ़ाने के क्या फायदे हैं तो आपको और बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी हो सकता है थोड़ी बातें जटिल लगे, लेकिन जैसे जैसे लिंक बनते चले जाएंगे आपको समझ में आती जाएगी। क्या होता है ना, आजकल आपने टीवी सीरियल्स देखे होंगे, वेब सीरीज चल रही होती है, वेब सीरीज 2-3 एपिसोड में समझ में नहीं आती, बहुत सारे उसमें वो जोड़ रखे होते हैं, मिस्टीरी वाली पिक्चर होती है ना, जिसमें पता नहीं होता किसने मर्डर करा है या कौन क्या करना है, असली इसका लिंक निकल रहा है, लेकिन बाद में क्लियर होता चला जाता है कि ऐसा है ऐसा है। तो कुछ इकोनॉमिक्स के ऐसी हिसाब किताब बना हुए हैं कि पहली बार में कुछ समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा, इस वजह से ऐसा कर रही है गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो अभी बिल्कुल एक बेसिक चीज से चालू करते हैं, जो सिलेबस में है वो क्वेश्चंस आएंगे, अभी उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर बताया, अभी आपकी केवल फाउंडेशन तैयार कराने की कोशिश कर रहे हैं, नींव भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये ठीक हो जाए तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद आप खुद ही बताना चालू कर दोगे। कोई अगर दिक्कत आए तो बाद में पूछ लिया, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कोई चीज नहीं आ रही है तो नोट कर लेना, बाद में बात कर लेंगे उस बारे में। सिस्टम ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं, सिस्टम ऑफ एक्सचेंजेस लिख लो आप लोग, थोड़ा सा ये है कि आपके नोट्स बन जाएंगे। सिस्टम ऑफ एक्सचेंजेस, विनिमय के प्रकार। एक चीज लिख रहा हूँ, एक बोल रहा हूँ, हाँ, जो हिंदी के उसे लिख लें, इंग्लिश वालों के हिसाब से लिख लेता हूँ। विनिमय के प्रकार, कौन सा, बार्टर, और दूसरा हो गया हमारा मनी एक्सचेंज, ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम। विनिमय 2 प्रकार से हो सकता है, एक होता है वस्तु विनिमय और दूसरा होता है मौद्रिक विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब हो गया वस्तु के बदले वस्तु को हम बदलते हैं, वस्तु के बदले वस्तु को बदलते हैं। गांव में किसी ने चावल पैदा करे और किसी ने गेहूं पैदा करे, तो उसने चावल जो जिस पे ज्यादा थे उसे देके और बदले में गेहूं ले लिया। तो शुरू में ये सिस्टम चलता रहा, ठीक है। इस सिस्टम के थोड़े से फायदे भी थे लेकिन नुकसान ज्यादा थे। अगर आज भी ये सिस्टम हो जाए, या ये सिस्टम जहां पर चलता है, अभी भी बहुत जगह सिस्टम चल रहा है बार्टर सिस्टम, कि आदमी क्या करता है, पैसा कहीं शामिल नहीं करता, उसने कोई चीज अपनी जो उस पर एक्स्ट्रा वो दे दी और बदले में वो चीज दूसरे से ले ली जो उस पर एक्स्ट्रा है। गांव में जैसे बहुत सारे क्या लगते हैं, मेले लगते हैं, हाट लगते हैं, तो वहां पर इस तरह का सिस्टम अभी भी चलता है, शहरों में भी चलता है, लेकिन बहुत थोड़ा रह गया है। इस सिस्टम के नुकसान क्या है, मतलब अगर ऐसी हो कि एक सामान के बदले दूसरा सामान ही हम लेते चले जाएं, पैसा कहीं इन्वॉल्व ना हो, तो क्या है, वो बार्टर सिस्टम कहलाता है। लेकिन इस सिस्टम के नुकसान क्या है, फायदे नहीं है कुछ, नुकसान क्या है। हाँ बोलो यार, बोलो। जैसे किसी को चावल देंगे, हाँ, चावल देंगे,
फिर वो ऐसे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो उनको तीसरे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तीसरों में 3 महीने नहीं हो पाएगा। हाँ पीछे आ रही है बात तुम्हें? ये मास्क लगा के बात करते तो मुझे लग रहा है पीछे तक पहुंच जाती है आवाज। ठीक है, तो एक तो ये चीज बता रहे हैं, इसका नुकसान क्या है कि मान लीजिए मेरे पास चावल है और मुझे बदले में गेहूं चाहिए, मैं गेहूं वाले पे गया, लेकिन गेहूं वाला उसे बदले में कपड़ा चाहिए। वो गेहूं तो उसको फालतू है देने के लिए, लेकिन वो गेहूं ना देके, चावल ना लेके गेहूं के बदले में क्या लेना चाह रहा है? कपड़ा। कपड़े वाले पे गया, कपड़े वाला क्या कर रहा है? उसे बदले में गेहूं नहीं चाहिए, कपड़ा तो फालतू है, लेकिन उसे बदले में क्या? जूते चाहिए। तो कहने का मतलब एक्सचेंज कब हो सकता है कि अगर मैं गेहूं लेके जा रहा हूं, चावल लेके जा रहा हूं और गेहूं से बदलना चाह रहा हूं, तो गेहूं को भी क्या होना चाहिए? यही जरूरत होनी चाहिए कि गेहूं देके उसे चावल ही चाहिए। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड, कि जो मेरी डिमांड है वही डिमांड दूसरे की होनी चाहिए। मतलब मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास चावल है और एक चावल देके मैं गेहूं ले लूं, तो जिस पे गेहूं है उस पे भी क्या ये डिमांड होनी चाहिए उसकी कि उस पे गेहूं देके चावल ले जाए। आ रही बात समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इन सब बातों में? तो पहला तक इसका बहुत बड़ा यही प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड होना चाहिए। इसके अलावा और क्या दिक्कत हो सकती है? और क्या दिक्कत हो सकती है? सर कोई चीज महंगी होती है, कोई चीज सस्ती होती है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये चीज ऐसे नहीं, ये जो कह रही है उसे दूसरे से समझ लो। आप बोलो सर। लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट, वो ये चीज यहाँ बता रहे हैं। लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट क्या है? तो बता दो, डिटेल बता दो क्या है। 1 किलो गेहूं की कीमत 20 रुपए है। अब किसी को चावल बदलना है तो 1 किलो चावल जैसे मान के चलिए 50 रुपए है, तो डिफरेंस आ जाता है सर। नहीं, पहली बात तो रुपए है ही नहीं। एक जो सर जैसे 1 किलो गेहूं बदलना है किसी को, गेहूं के बदले से चावल चाहिए। हाँ, पूरी तो होने दो बात इनकी। हाँ, जिसके पास गेहूं होंगे उसके पास 1 किलो से गेहूं चावल चाहिए होंगे, हाँ, तो हाँ। 1 किलो गेहूं देंगे। अब जैसे उस समय 1 किलो गेहूं की कीमत है 30 रुपए और चावल की कीमत है 50 रुपए, तो सर ये अगर कॉमन मेजरमेंट होगा तो सर इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलो ऐसे मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूंगा। बताओ क्या कर रहे हो, जल्दी से बोलो। अरे बीच में रोक भाई, पीछे बात मत करो। हाँ, थोड़ा साफ बोलो यार, समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हो। स्टोरेज प्रॉब्लम है। चलो इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। एक जो प्रॉब्लम ये बता रहे हैं वो सिर्फ क्या मतलब है कि जब चूंकि इकोनॉमी में अभी क्या इन्वॉल्व नहीं है? मनी इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, अभी वस्तुओं से वस्तुएं बदली जा रही हैं। तो एक वस्तु की कीमत क्या है? कम से कम सैकड़ों तरह की कीमतें होंगी। जैसे गेहूं की बात कर ले तो गेहूं किसके बराबर होगा? 1 किलो गेहूं आधा किलो चावल के बराबर, 1 मीटर कपड़े के बराबर, 2 जोड़ी जूतों के बराबर और दवाइयों के बराबर। तो कितनी कीमतें हो गई? एक वस्तु की कीमतें जितनी बाकी वस्तुएं मौजूद हैं वो सारी वस्तुओं में उसकी कीमत हो जाएगी। अभी वर्तमान में क्या है, जब अर्थव्यवस्था में पैसा इन्वॉल्व हो गया तो सबको पता है कि गेहूं कितने रुपए का चल रहा है? 20 रुपए किलो चल रहा है। चावल कितने का चल रहा है? 25 रुपए किलो चल रहा है। लेकिन जब बार्टर सिस्टम है तो एक ही वस्तु की कीमतें सैकड़ों तरह की कीमतें हो जाएंगी। ठीक है, कॉमन नापने का कोई तरीका नहीं है। और जब इकोनॉमी के अंदर रुपया आ गया तो सब हम किस में नाप सकते हैं? रुपए में नाप सकते हैं। क्लियर हो रही बात ये? एक तीसरी चीज क्या हो रही है जिसे कहते हैं वैल्यू स्टोरेज। ये भी क्या होता है? पैसे के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका खास वैल्यू ऑफ स्टोरेज का मतलब क्या होता है? सपोज करो अभी कोई दूध वाला है, उसने अभी दूध गाय का निकाला, भैंस का निकाला और उसके पास कम से कम 1000 रुपए का दूध है। कितने का दूध है? तो अगर उसका जो सामान रखा है उसकी वैल्यू इस समय कितनी है? 1000 रुपए वैल्यू है। बात आ रही समझ में? अब हम 6 घंटे बाद की बात करें, 6 घंटे बाद अब ये दूध कितने का रह जाएगा? 6 घंटे अगले दिन की बात करें, अगले दिन ये दूध कितने का रह जाएगा? अरे कितने का हो जाएगा यार? एक दिन में दूध खराब ही हो जाएगा ना। तो अगले दिन कितने का हो गया दूध? ये 0 का हो गया। तो क्या मतलब है? उसकी 1000 रुपए की जो वैल्यू थी, 1000 की जो वैल्यू थी वो अभी 1000 है, लेकिन 6 घंटे 7 घंटे बाद वो कितनी हो गई? 0 हो गई। लेकिन अगर ये वैल्यू उसने किस पे कन्वर्ट कर ली? रुपए में कन्वर्ट कर ली। उसने अभी इसे बेच दिया या इसे रुपए में ले लिया, तो अब ये 1000 रुपए आज भी 1000 है, कल भी 1000 रहेंगे, 100 साल साथ भी कितने रहेंगे? 1000 रहेंगे। और आप उससे बाद 1000 साल बाद निकालोगे तब भी कितने रहेंगे? 1000 ही रहेंगे। लेकिन अगर आप वैल्यू को किसमें स्टोर करना चाहो? वस्तुओं में स्टोर करना चाहो, कमोडिटी में, तो पता चलिए आपकी वैल्यू कुछ दिन बाद गायब हो जाएगी। किसी आदमी ने गेहूं रख लिया अपने घर में, तो पता चलिए अभी तो कितने रुपए के रखे हैं गेहूं? 1000 रुपए के हैं। 6 महीने बाद कितने के रह गए? वो 500 के रह गए। 2 साल बाद कितने के रह गए? 0 रह गए।
तो ये वैल्यू स्टोरेज की समस्या है। ये वैल्यू स्टोरेज किसमें हो सकता है? मनी के अंदर ही हो सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये इसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक और बड़ी दिक्कत क्या है समझ लो, वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बार्टर सिस्टम की। एक बहुत बड़ी समस्या ये है इसकी कि बहुत सारी चीजों को हम डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड कैसे नहीं कर सकते? जैसे किसी ने पेन बनाया, अब पेन को वो ये नहीं कर सकता कि चौथाई पेन देके वो गेहूं ले लें और उसके बाद 1/4 पेन देके वो चावल ले लें, उसके बाद 1/4 देके वो कपड़ा ले लें। ठीक है, ऐसे नहीं बांट सकते ना पेन को, क्योंकि पेन एक पूरे तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस पेन को वो क्या करेगा, रुपए में बदल दे। मान लीजिए 100 रुपए का हो गया तो 25 रुपए का गेहूं ले सकता है, 25 का चावल ले सकता है, 10 की दवाई ले सकता है। तो बहुत सारी चीजों को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो बार्टर सिस्टम में ये भी एक दिक्कत है। एक दिक्कत और बहुत बड़ी दिक्कत होती है, मान लीजिए मेरी जमीन है यहाँ पर, ठीक है, ये जमीन कितने की है? 10 लाख की जमीन है। अब इस वैल्यू को मान लीजिए मैं इस सारी जो मेरी संपत्ति है इसे मैं दिल्ली ले जाना चाह रहा हूं, तो एक कोई तरीका है कि जमीन को उठाकर दिल्ली ले जाऊं? नहीं है। तो वैल्यू ट्रांसफर नहीं हो सकती, वैल्यू ट्रांसफर नहीं हो सकती। या मान लीजिए बेंचेस हैं, ये बेंचेस 10,000 रुपए की हैं और मुझे कहां ले जानी है ना? दिल्ली ले जाना है। तो कितना मुश्किल होगा इन पैसों की बेंचों को वहां ले जाना। ठीक है, लेकिन इन बेंचेस को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? रुपए में कन्वर्ट कर दूं, तो वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी दुनिया के किसी भी हिस्से में। ये जमीन भी ट्रांसफर हो जाएगी किसी भी हिस्से में। अभी जमीन 10 लाख की बेची मैं और इसके बाद इस जमीन को कहां ट्रांसफर कर सकता हूं? मैं अमेरिका में कर सकता हूं, वहां पर दूसरी जमीन ले सकता हूं। ठीक है, तो ये भी बार्टर सिस्टम में है। तो ये सारी जो दिक्कतें थी, शुरू में लोग कम थे, गांव में रहते थे, आबादी कम थी, छोटी मोटी चीजें प्रोडक्शन करते थे। कमोडिटीज कौन सी होती थी? एग्रीकल्चर कमोडिटीज या जंगल की कमोडिटीज होती थी। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस आने लगे इकोनॉमी के अंदर, तो इन्वेंशंस होने लगे नई नई चीजों के। तो जो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ वो हुआ मनी का इन्वेंशन, पैसे का इन्वेंशन हुआ। और पैसे के इन्वेंशन को इकोनॉमिक्स की किताबों में लिखते हैं कि 3 इन्वेंशन बहुत बड़े हुए ह्यूमन सिविलाइजेशन में। एक हुआ आग का इन्वेंशन, आदमी ने किस पे कंट्रोल कराया, किसे खोजा? आग को खोजा। दूसरा व्हील का इन्वेंशन, व्हील मतलब पहिए का इन्वेंशन करा, उससे क्या है मनुष्य का मूवमेंट बहुत तेज फास्ट हो गया, फिर नई तरह का क्या डेवलपमेंट चालू हुए। और एक जो तीसरा बताया वो कहते हैं मनी का इन्वेंशन। मनी का नहीं, बेसिकली कहते हैं सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक किससे रिलेटेड है? केंद्रीय बैंक वो मनी से रिलेटेड है। तो तीसरा इन्वेंशन जो बताते हैं कि ह्यूमन के डेवलपमेंट में हुआ वो हुआ है मनी का। ठीक है, सोशियोलॉजी की किताब में चौथा इन्वेंशन भी बताते हैं, वो बताते हैं रिलीजन, धर्म का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में बताते हैं स्टेट का। लेकिन इकोनॉमिक्स की किताब में मनी को किसके बराबर रखते हैं? व्हील के और आग के बराबर रखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात है? अब मनी का विकास, मनी कैसे डेवलप हुआ? मनी कितने टाइप का है ऐसे लिखो आप, टाइप्स ऑफ मनी लिख लो, टाइप्स ऑफ मनी। इकोनॉमी में या जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई तो पैसा कैसे आया, पैसा कितने प्रकार का आया? तो पहले चलता था कमोडिटी मनी, कोई वस्तु मनी में कन्वर्ट हो जाती थी। पहले क्या था? कमोडिटी मनी, कोई एक चीज होती थी किसमें बदल जाती थी? मनी में बदल जाती थी। ठीक है, तो जैसे भारत के केस में क्या था, गाय को बहुत दिन तक ऐसे मनी इस्तेमाल करते थे। इंडियन हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो इंडियन हिस्ट्री में पता होगा शुरू में बहुत टाइम तक हमारे यहाँ जो भी मनी के तौर पे इस्तेमाल होता था वो किसका इस्तेमाल होता था? गाय का इस्तेमाल होता था। हर चीज को किसके तौर में बताते थे? गाय के तौर में। कि ठीक है, किसी को जमीन है
तो जमीन बता दी किसी के 20 गायों के बराबर। किसी को अगर पेनल्टी भी डालनी होती थी तो गाय की पेनल्टी डाल देते थे कि कितनी गाय का दान करेगा, 10 गाय का, जैसे जिस तरह का क्या है क्राइम करा होता था। टैक्स भी किस फॉर्म में दिया जाता था, गाय के फॉर्म में दिया जाता था। तो इस तरह से कमोडिटीज क्या है कमोडिटीज क्या होती हैं, मनी के तौर पर पहले इस्तेमाल होती थी। एक कहावत अभी तक चली आ रही है, कौड़ी। हाँ, किसी आदमी की अभी भी कहना होता है वैल्यू बहुत कम होती है तो कहते हैं इसका मूल्य कौड़ी जितना भी नहीं है। तो कौड़ी क्या होती है, वो तो समुद्र में निकलता है, एक जानवर को होता है जैसे घोंगा होता है और इस तरह के शेल होता है। हाँ, तो किसी टाइम में वो शेल क्या था, निकलता था और उसका क्या इस्तेमाल होता था एक्सचेंज में पैसे के तौर पे। तब से कहावत बन गई और उस कहावत को आज तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कौड़ी मुझे लग रहा है कब एंशिएंट टाइम में इस्तेमाल होती होगी, अब ये कब तक इस्तेमाल हुई है तो कोई रिकॉर्ड है नहीं किसी पे भी। तो कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी क्या हो सकती है, वो मनी के तौर पे बन सकती है। कोई चीज मनी कैसे बन जाती है इसके अभी बाद में बात करेंगे। बाद में कौन सी कमोडिटी की बात करें, मेटेलिक मनी आया। मेटेलिक मनी, धातु मुद्रा पहली थी, वस्तु मुद्रा हो गई पहली हो गई वस्तु मुद्रा, दूसरी हो गई धातु की मुद्रा। इसलिए अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शुरू में जब आई तो ज्यादातर कैसी थी, धातु की मुद्रा थी और उसमें भी अलग अलग मेटल्स का कॉइन्स बनते थे, चाहे वो सोने के बने, चांदी के बने, कांसे के बने, तांबे के बने, एल्युमिनियम के बने। ये डिपेंड करता है आप कौन सी मेटल कहां पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद मेटेलिक मनी आया, अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेटेलिक मनी, ठीक है। तीसरी उसके बाद आ गई पेपर करेंसी। इस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है, आपसे मतलब जब से सिस्टम में आया पेपर करेंसी। पेपर करेंसी, ठीक है। पेपर करेंसी क्या होती है अभी डिटेल में देखेंगे और आगे अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेपर करेंसी को, ठीक है। चौथी आ गई कौन सी, चलो डिजिटल से पहले क्रेडिट मनी हो गया। क्रेडिट मनी क्या होता है, सिंपल समझ लो चेक कैसे इशू कर दिया आपने, ठीक है, वो क्रेडिट मनी हो गया। चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसी तरह के, वो क्रेडिट मनी। और लास्ट अब कौन सी चल रही है ये मालूम है, हाँ, डिजिटल करेंसी। ये इससे पहले आई है इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है और उसी को अभी जो और उसका वर्जन आ गया है वो कौन सी करेंसी आ गई है, अभी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आ गई है। उसके बाद अब कौन सी आ गई है, डिजिटल करेंसी, जिससे लगातार बात हो रही है। अभी तक ये नहीं पता क्या चीज है क्या नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, पता डिजिटल करेंसी लगातार चर्चा चल रही है, बहुत सारे नाम है, करीब कितने कई हजार तरह की डिजिटल करेंसी चल रही है, ठीक है। नाम पता है किसी को एक आध, हाँ पता था क्या क्या नाम है, पेटीएम, गूगल पे। अरे नहीं, पेटीएम गूगल पे करेंसी नहीं है। करेंसी बिटकॉइन हो गया, इथर हो गया, ये सारी कैसी है, डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी कह लेते हैं। बहुत सारे नाम है इनके, ठीक है। जो सबसे ज्यादा नाम है, सबसे बड़ा नाम वो कौन सा चल रहा है, बिटकॉइन का चल रहा है, ठीक है। बिटकॉइन कितने पता होगा, किसी ने इसमें काम करा हुआ है। हमें बिटकॉइन कितने का चल रहा है कुछ पता है, इस तरह कितने का चल रहा है? नहीं यार, 60,000 नहीं भैया, कहीं मुझे तो लग रहा है, अरे बैठे यार, तुम्हें नहीं पता। हाँ, ये कई लाख का चल रहा है बिटकॉइन, हो सकता है मुझे लग रहा है शायद कितने का, 40 लाख का ज्यादा का चल रहा है। कितने का? 70 लाख। हाँ, ये सही बता रहे हैं, इतना ही चल रहा है। एक बिटकॉइन कितने का चल रहा है, शायद 70 लाख रुपए का चल रहा होगा। मोबाइल में डाल के देख लेना, पता चल जाएगा लगातार इस समय। अरे पीछे यार, आप लोग बात करोगे तो मुझे चुप हो जाना पड़ेगा, थोड़ा मेरा ही सुन लो। हाँ ठीक है, बिटकॉइन या एक करेंसीज के ऊपर लगातार बात तो हो रही है। अभी सरकार इसी सत्र जो चल रहा है, बजट सत्र पार्लियामेंट का, इसमें क्रिप्टो करेंसी पे क्या ला रही है, एक्ट ला रही है। अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा है क्या चीज है क्या नहीं है, फिर इसे कैसे काबू करेंगे, क्या होगा, सारी चीजें अभी पता चलेंगी धीरे धीरे। लेकिन कुल मिला के भारत का बहुत बड़ा अमाउंट पैसे का किसमें लगा हुआ है, डिजिटल करेंसी में लगा हुआ है, ठीक है। अब पूरी जानकारी के लिए तो यह है कि आप भी खुद खरीदो बेचो तो पता चले कैसे क्या होता है। लेकिन अभी लोग यही कर रहे हैं, है क्या चीजें किसी को पता नहीं है, ना किसी के हाथ में होती ना जेब में होती। कहाँ होती है डिजिटल करेंसी,
ये केवल फोन में मौजूद होती है, नेट पे मौजूद होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो तो अगली चीज देखते हैं, कोई चीज करेंसी कब बन जाती है, मुद्रा कैसे बन जाती है। करेंसी बनने के दो लक्षण हैं। करेंसी मतलब मनी बनने के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुद्रा के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मुद्रा कोई चीज कैसे बन जाती है, पेन भी मुद्रा में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, दो लक्षण आ जाए। पहला लक्षण क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जब ये बाकी चीजों को बदलने में सक्षम हो जाए। मान लीजिए मुझे अभी शर्ट खरीदनी है और मैं कितने पेन लेके पहुंच जाऊं, 500 पेन लेके पहुंच जाऊं, 500 पेन से मैं क्या करूं, शर्ट खरीद सकता हूं। फिर शर्ट वाला क्या है, अगर उसे सब्जी खरीदनी है तो पेन लेके वो शर्ट को सब्जी खरीद ले। तो जब भी कोई चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाती है तो वो कहीं ना कहीं मुद्रा के तौर पे इस्तेमाल करनी चालू हो जाती है। ठीक है, तो पहला लक्षण क्या है किसी भी वस्तु के मुद्रा बनने का, कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, विनिमय का साधन बन जाता है। और दूसरा लक्षण क्या है कि उसमें वैल्यू स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है, वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो वैल्यू स्टोर का मतलब आपको बताया गया कि हमारी वैल्यू उसमें क्या है, स्थिर हो जाएगी। ऐसा नहीं है वैल्यू अभी है और आपकी गायब हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मान लीजिए मेरे पास रुपए हैं 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए स्टोर हो गए मेरे, 10,000 की वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है, और किसी चीज में स्टोर करूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जमीन में भी हो सकती है स्टोर, जमीन में स्टोर हो सकती है। तो ये बाद में थोड़ा और जटिल होता चला जाएगा, लेकिन अभी ये बात समझ रहे हो, ज्यादातर चीजों में स्टोर नहीं हो सकती वैल्यू, ज्यादातर चीजों में स्टोर नहीं हो सकती। जैसे गाय में स्टोर करना चाहें तो गाय क्या है, अभी मान लीजिए मैंने गाय खरीदी थी और वो साल भर बाद क्या है, मर गई गाय, तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो वहां पे स्टोर नहीं होगी। लेकिन शुरू में क्या है, इसी तरह की चीजें बनाई गई थी, धीरे धीरे क्या है बदल गई। पेपर में जो पेपर करेंसी चलती है, आपको मालूम है पेपर करेंसी का हमारे पास नोट है, इसमें वैल्यू स्टोर हो रही है, इसमें वैल्यू स्टोर हो रही है। हाँ, अगर मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए हैं, ये मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि आज रखो ये कल भी निकलेंगे, 500 निकलेंगे, फिर मैंने इसमें जोड़ दिया था 100 साल बाद भी 500 निकलेंगे, ये बताया था। लेकिन ऐसा है, हाँ नहीं है, हाँ तो सुनो अरे बोलो, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा वो पता नहीं क्या चल रहा है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे बताते जाएं कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन। नहीं, मुझे लग रहा है अभी शुरू में जब मैंने बात करी थी, मैंने कहा था अभी क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, बैकग्राउंड क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी में मनी कैसे आया और मनी का क्या लक्षण होते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब एक बार ये पता चल जाएगा पैसे का क्या रोल है और पैसे का कहाँ किस तरह से हमारे जीवन को अफेक्ट कर रहा है, कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, तो ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अभी इससे तुम क्या होगा, क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसका कोई प्रॉपर जनरल स्टडीज में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका जनरल स्टडीज में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। केवल इसका क्वेश्चन बन सकता है विनिमय कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है विनिमय, एक होता है वस्तु विनिमय और एक कौन सा होता है, मौद्रिक विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब क्या हुआ, एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु से बदल लेते हैं, और मौद्रिक विनिमय का मतलब क्या हुआ कि वस्तुओं को बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। यहां तक आई बात समझ में, क्यों भाई यहां तक भी अभी पहला जो पॉइंट क्लियर कवर करा था वो आया समझ में। अरे तुम बोले यार, अब तुमने बोला तो बताओ, इतना पॉइंट समझ में आया। हाँ सर, हाँ, तो अगर जीएस में क्वेश्चन आएगा तो जो क्वेश्चन अभी तक बताया वो केवल एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि विनिमय कितने प्रकार का होता है, तो वस्तु विनिमय और मौद्रिक विनिमय। दूसरा क्या एस्पेक्ट बन सकता है कि मुद्रा जो होती है, मुद्रा का विकास कैसे हुआ। तो आपको अब यह ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि पुराने टाइम में कौन सी मुद्रा चलती थी, लेकिन अभी जो मुद्रा हम देख रहे हैं कौन सी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, ये आई कैसे, इसकी शुरुआत यहीं से हुई है, कमोडिटी मनी से। पहले कमोडिटी के तौर पर बस करेंसी थी या मुद्रा थी,
फिर मेटेलिक मुद्रा बनी, फिर पेपर मुद्रा बनी, पेपर मुद्रा के बाद क्रेडिट मनी आया, क्रेडिट मनी के बाद हमारी इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद हमारी डिजिटल मुद्रा आई है। अब डायरेक्टली अगर तुम पूछने लगोगे साहब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताओ, तो क्रिप्टो करेंसी से पहले ये तो पता होना चाहिए पेपर करेंसी क्या है। पेपर करेंसी से पहले तुम्हें बात नहीं पता होनी चाहिए क्रेडिट मनी क्या है। जैसे आरबीआई एक पॉलिसी लाता है जिसे कहते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति पे क्वेश्चन आते हैं, अरे मौद्रिक नीति पे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मौद्रिक नीति पे? मौद्रिक नीति पे आएगा सीआर क्या होता है, रिपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। तो ये सारी अभी और बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? केवल इससे रिलेटेड है क्रेडिट करेंसी क्या होती है। ठीक है, अब ये पूछोगे इसमें क्या फर्क है, तो अब इस पर आएंगे कि पेपर करेंसी और क्रेडिट करेंसी में क्या फर्क है, या मेटेलिक करेंसी और पेपर करेंसी में क्या फर्क है। अब इसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। ये समझ में नहीं आएगा तो महंगाई समझ में नहीं आएगी। महंगाई हो रही है ना, अरे महंगाई के बारे में तो हमें समझना है ना। अब महंगाई कैसे हो रही है उसके लिए ये समझना पड़ेगा। तो मैं क्या लगता हूं महंगाई किस वजह से हो सकती होगी? ये पेन 10 रुपए का अगले साल 15 का हो जाएगा, किस वजह से हो गया? पेन में ऐसा तो नहीं इसका साइज बढ़ा दिया, कुछ कर दिया। मनी की कीमत वैल्यू का होना। और ये होता है कि अरे ये होता है ना कि ये जो पेन है 10 रुपए का है, अगले साल ये अगले से या अगले साल तक ये कितने का हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है इसे समझने के लिए यहां तक पहुंचना पड़ेगा। ये पेपर करेंसी क्या चीज है। ठीक है, अभी इसकी बात कर रहे हैं पेपर करेंसी की, तो उससे पहले कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ दिक्कत आई है, किसी और के साथ बिल्कुल इसी तरह की दिक्कत आ रही है कि मेरा बोलना भी समझ में नहीं आ रहा, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा है, और ये जो लिख रहा हूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसे जरूर पूछ लो कि सर आपका क्या बोल रहे हो, क्या समझा रहे हो, बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रहा है। ओब्वियसली मुझे रुक के फिर थोड़ा वर्ड ढंग से समझाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो सब आप में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक अभी तक क्लियर हो रही है बात कि अर्थव्यवस्था में पहले 2 तरह के सिस्टम चलते थे, फिर पैसा आया, पैसा अलग अलग टाइप का था। अब कोई चीज पैसे में कैसे बदल जाती है उसके 2 लक्षण होते हैं। एक तो उसके द्वारा क्या चीजें खरीदने बेचने लगते हैं, तो वो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा उसे कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू, कि उसमें वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि पैसा है, पैसे में वैल्यू स्टोर बहुत टाइम तक नहीं कर सकते। करेंसी नोट में इसलिए नहीं कर सकते स्टोर, आज मैंने नोट रखा और बाई चांस मेरा नोट क्या है, ये जल गया, गल गया, पानी में कुछ हो गया, मेरे पास 1000 रुपए का नोट था, तो अब ये वैल्यू कितनी रह गई? 0 रह गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं, वैल्यू इसमें नोट में भी आप हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइम फिर भी ज्यादा है। दूध में तो आप कुछ घंटे के लिए कर सकते हैं, करेंसी नोट में आप कितने कर सकते हैं? साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं स्टोर। तो यहां तक क्लियर है? कटे हुए या फटे हुए नोट फट गया वो भी बात है, जाली आ गया वो भी है, बदले जा सकते हैं। उसके बाद ये भी हो सकता है पुराना नोट देके नया नोट दे दो, तो आपकी वैल्यू क्या है, पुराने नोट से नए नोट में पहुंच जाएगी। मतलब 2 चीजें अगर किसी चीज में हो गई तो वो क्या हो जाएगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया और स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया, तो वो मुद्रा के तौर पे अर्थव्यवस्था में स्वीकार हो जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब इसके बाद चीज समझते हैं क्या चीज है। किसी भी मुद्रा की 2 वैल्यू होती है। मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछोगे, बता दूंगा मैं। किसी भी करेंसी की 2 वैल्यू होती है। एक होती है उसकी फेस वैल्यू और एक होती है उसकी इंटरनल वैल्यू। किसी भी मुद्रा की 2 वैल्यू होती है। एक उसकी फेस वैल्यू जो उसके चेहरे पे या उसके ऊपर छपी हुई वैल्यू है, बाह्य मूल्य, इसे कहते हैं एक्सटर्नल वैल्यू। क्या कहते हैं इसे? बाह्य मूल्य। क्या कह रहे हैं इसे? बाह्य मूल्य। और एक होती है उसकी इंटरनल वैल्यू की उसके अंदर क्या है। तो बोलो अभी। करेंसी ऑफ वैल्यू लिखा हुआ है आपने, वैल्यू ऑफ करेंसी। अच्छा, करेंसी, ठीक है, वैल्यू ऑफ करेंसी का करेंसी वैल्यू करती है। करेंसी वैल्यू 2 हो गई, एक फेस वैल्यू और एक इंटरनल वैल्यू। हाँ, एक एक्सटर्नल वैल्यू और एक इंटरनल वैल्यू। जैसे मान लो सपोज करो ये डस्टर है, ठीक है,
मैंने कहा ये डस्टर कितने रुपए का है तुम्हारा, ये 100 रुपए का है। कितने का हो गया? 100 रुपए। इसमें मैंने लिख दिया 100 रुपए, ठीक है। और मेरी बात तुम सब लोग मान रहे हो, ठीक है। मैं कहता हूँ इसे 100 रुपए का तुम लोग कभी भी इस्तेमाल करो, कहीं भी कुछ करो तो 100 रुपए के हिसाब से इसका बात करना। लेकिन तुम्हें पता है ये कितने का है, ये जो कीमत है एक्चुअल कीमत कितनी है इसकी? 20 रुपए 10 रुपए। लेकिन वो इसकी जो 10 रुपए 20 रुपए कीमत है वो तो इसकी एक्चुअल कीमत है, इसके अंदर की कीमत है। मतलब इसमें कितने की लकड़ी लगी, कितने की फॉर्म लगी, इस हिसाब से इसका मूल्य कितना आया? 20 रुपए। लेकिन मैंने इसके ऊपर लिख दिया 500 रुपए 1000 रुपए लिख दिया, तो इसका कैसा मूल्य हो गया? इसका ये बाह्य मूल्य। अब तो मेरी बात कम मानोगे कि साहब मैंने इसे कहा कि 500 रुपए का है, इसे 500 के हिसाब से मान लो, तो मुझे इसके लिए आपको कोई गारंटी देनी पड़ेगी ना। हाँ, और मेरी अगर बहुत वैल्यू है, मेरे पर सबका विश्वास है, तो मेरी गारंटी मान लोगे आप भी। बात आ रही समझ में? लेकिन तब भी इसके दो मूल्य मौजूद रहेंगे। आप इसे मान लोगे मेरे आधार पे, लेकिन तब भी इसके दो मूल्य मौजूद रहेंगे। एक जो इसके ऊपर लिख दिया 500 रुपए 1000 रुपए, और एक इसका अंदर का मूल्य आपको पता कितने का? 20 रुपए का 10 रुपए का, जितना भी है एक अंदाज से निकल आएगा, ठीक है। अगर दूसरी चीज ये हो, इसका अंदर का मूल्य 20 रुपए, आपको पता 20 की है, और मैंने 20 रुपए लिख दिया, ये कितने का है? 20 रुपए। तो आपको मुझे भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है। कुछ आई बात समझ में? अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इसे 500 का मान लो, 1000 का मान लो, क्योंकि अगर मैंने इसे 20 रुपए का कहा है तो आपको पता है 20 का ही है। तो क्या मतलब है, इसके बाहर कितना मूल्य लिखा था? 20, और इसे है कितने का? 20 का ही। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है, मुद्रा है कोई चीज जिसका बाहर का मूल्य तो ज्यादा लिख दिया और उसके अंदर का मूल्य उतना ना हो, तो उसके लिए क्या है, जिस आदमी ने, जिस संस्था ने, जिस इंस्टीट्यूशन ने उसे जारी करा है, उसे उसके पीछे गारंटी देनी पड़ेगी। कुछ आई बात समझ में? तो क्या होता है, अभी जो हम नोट इस्तेमाल करते हैं, करेंसी नोट की बात कर रहे हैं, अब देखो हमारी इकोनॉमी से ये तो गायब हो चुके, कमोडिटी मनी तो लगभग खत्म है, कहीं भी इस्तेमाल होती। अब इसके बाद इकोनॉमी में कौन सी चीज चलती है? मेटेलिक मनी चलती है और एक चलती है पेपर मनी। ये तो मेजर करेंसीज हैं, ये भी चलता है, ये भी चलता है, लेकिन जिनका हम सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं वो दो तरह की मनी है, एक है मेटेलिक मनी और एक है पेपर मनी। मेटेलिक मनी में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक 10 रुपए का कॉइन हमें छाप के दे दिया, ठीक है, उस पर लिख दिया 10 रुपए है। अब इसके ऊपर 10 रुपए लिखा है, अगर इसको आप गला दो और इसकी मेटल को देखो कितने की है, तो वो 10 ही रुपए की निकल आएगी बाजार में। जब बेचोगे आप मेटल को या इसकी कीमत निकलवाओगे तो वो कितने की आएगी? 10 ही रुपए की। तो सरकार ने क्या करा, हमारी सहूलियत के लिए 10 रुपए 5 रुपए 2 रुपए इस तरह के कॉइन्स हमें दे दिए। इससे पहले भी जब ये मेटल चलती थी, पेपर मनी बहुत बाद में आया है, पेपर मनी बाद में आया है, जब ये मेटेलिक मनी चलती थी तो सरकारें क्या करती थी, कोई गारंटी नहीं देती थी, वो जितने की कॉइन होती थी उतने का कॉइन बना बना के दे देती थी और उसके पैसे लेते थे थोड़े। जैसे मुगल टाइम में क्या होता था, जो टकसालें होती थी या पुराने टाइम में, वहां पर कोई भी आदमी सोने चांदी या तांबे के सिक्के जाके ढलवा सकता था, अपना नाम लिखवा सकता था उस पर। तो सरकारी टकसालें होती थी, सरकार इसके फीस ले लेती थी उनसे, कुछ पैसे ले लेती थी उनसे, उसके बाद सिक्के ढाल के दे देती थी। कोई गारंटी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो सिक्के का मूल्य बाहर लिखा होता था वो इसकी असली कीमत होती थी। यहां तक बात क्लियर है? लेकिन जब ये पेपर करेंसी आई, अब ये पेपर करेंसी क्यों आई? दरअसल जितने हिसाब से लेन देन बढ़ते चले गए, इकोनॉमी बढ़ती चली गई, उस हिसाब से मेटल नहीं मिल पा रही थी। तो अब क्या हो रहा है, मेटल मिल नहीं पा रही थी, उस हिसाब से सिक्के बन नहीं पा रहे थे, पैसे की जरूरत बढ़ती चली जा रही थी। तो क्या करना चालू करा सरकारों ने, इन्होंने कुछ मेटल अपने पास रख ली। क्या कर ली? जैसे सोना है, सोना सबसे स्टेबल धातु मानी जाती है, कि सोना क्या है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि वैल्यूएबल मेटल है और इसे हर कोई स्वीकार कर लेता है। चाहे आप यहाँ लो, चाहे यूएस में जाओ, चाहे अमेरिका में जाओ, चाहे जापान में जाओ, किसी भी देश में जाओ, सोने की वैल्यू लगभग बराबर होती है। सोना क्या है, इंटरनेशनल करेंसी है। तो जब सोना कम पड़ता चला गया तो सरकारों ने क्या करा, उन्होंने कहा भाई सोना रखा है मेरे पास, ठीक है, इसके बदले में तुम्हें चिट्ठी लिख के दे देता हूँ, ये 10 रुपए का सोना है और ये 10 रुपए का सोना मैंने रख लिया और तुम इस चिट्ठी के आधार पर बताते जाओ। सोना ले जाओ, तुमसे छीन ले, कुछ हो जाए, नहीं आएगा समझ में? सोना मान लो तुमसे कोई छीन लेगा, या मान लो ये सोना गिर जाए तुमसे, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, तो इसकी जगह क्या है, कागज की एक चिट्ठी ले जाओ। और मेरी बात हर कोई मानता है। तो क्या हुआ, तुम्हें सब्जी खरीदनी थी तो तुमने बराबर वाले को दे दी वो कागज की चिट्ठी, बोले ठीक है साहब ये चिट्ठी है, तो तुमने भी मान लिया क्योंकि मैंने इशू करा, मैं इस कंट्री का राजा हूँ, स्टेट हूँ। इन्होंने क्या करा, मान लिया दूध लेना था, दूध वाले को दे दिया। तो इस तरह से वो सोना मैंने रख लिया अपने पास, मेटल रख ली, और उसके बदले क्या इशू कर दिया,
पेपर इशू कर दिया। यही पेपर क्या हो गया, पेपर करेंसी है। यही पेपर क्या बन गया, पेपर करेंसी। और ज्यादा तुम लोगों ने मेरी बात पर भरोसा नहीं करा तो मैंने उस पर क्या है, गारंटी लिख दी कि जिस पे भी ये कागज होगा उसे मैं धारक को, गारंटी देखते हो हर नोट पे होती है, उस धारक को मैं 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, 30 रुपए वचन देता हूं, ठीक है, जितना करेंसी था। तो क्या मतलब हुआ, यहां पर एक्सटर्नल वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, जैसे 1000 रुपए की नोट की बात करें तो एक्सटर्नल वैल्यू कितनी आ गई 1000 रुपए की नोट की, और इंटरनल वैल्यू कितनी है, कितनी है इंटरनल वैल्यू, बस ज्यादा से ज्यादा कितने का होगा कागज इसमें लग रहा होगा 1000 रुपए के नोट में, अरे कितना कागज लग रहा होगा, 1 रुपए का लग रहा होगा, 2 रुपए का लग रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना लग रहा होगा, इससे ज्यादा तो नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो क्या मतलब है, जो पेपर करेंसी आ गई उसमें क्या चीज हो गई, एक्सटर्नल वैल्यू अलग हो गई और इंटरनल वैल्यू अलग हो गई। लेकिन ये नोट फिर भी चल क्यों रहे हैं, क्यों चल रहे हैं नोट, गारंटी है, गारंटी किसकी है, सरकार की गारंटी है, इसलिए क्योंकि सरकार को मानते हैं कि मोस्ट ट्रस्टफुल है, तो इसलिए हमने मान लिया कि सरकार जो कह रही है वो सही कह रही है। और सरकार क्या करती है, अपना जो सोना रखा है उसके आधार पर क्या दे रही है, सरकार लिख लिख के दे रही है, तो इसमें मना करने का मतलब क्या है। लेकिन अब इसमें भी कहानी समझ लो क्या है अगर सरकार तुम्हें 100 रुपए का कागज लिख के दे रही है, पर्ची लिख के दे रही है, 100 रुपए का ही गोल्ड रखा है सरकार ने अपने पास, तो सरकार को कागज लिखने की जरूरत नहीं, 100 रुपए का गोल्ड नहीं दे देती ना, फिर क्यों इतनी गारंटी वगैरह लेने की दे रही है सरकार, क्या जरूरत है, जब पता है कि 100 रुपए की गारंटी में दे रहा हूं और मैंने गारंटी का उतना तुम्हारे पास सोना रख लिया है तुम्हारा, मैं तुमसे ये कह के नहीं था कि खो ना जाए, ये ना जाए, ये तो एक छोटा सा कारण हो गया, लेकिन मैं इतना हेडक पालू क्यों कि मैं पहले कागज के नोट छपाऊं, फिर सोने की देखभाल मैं करूं, इस सब की जरूरत क्या है, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन जरूरत क्या है कि सरकार क्या करती है, सरकारें, मैं खाली ये नहीं कह रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट, सरकारें क्या करती है, उन्होंने थोड़ा सा सोना रख लिया अपने पास और उसके बदले में खूब सारे नोट चिट्ठी लिख लिख के दे दी। सोना कितना है, केवल 1 ही ग्राम सोना है, तुम आए बोले नहीं तुम्हारे पे हमने सोना कितने का रखा है, 10 रुपए का, ठीक है, और तुमसे कह दिया बोले नहीं 100 रुपए का नोट ले जाओ, उस पर लिख दिया कि 100 रुपए का सोना रखा है, तुम्हें दे दिया नोट, उस पर लिख दिया 500 रुपए का सोना हमारे पास रखा, तुम्हें दे दिया, तो नोट तो चल रहा है, इसे तो मना कर नहीं रहा, अब उसके पीछे सोना कितना रखा है, कितना रखा है सोना, वो पता ही नहीं कितना रखा है, कितना हो सकता है 1 ग्राम रखा हो, 2 ग्राम रखा हो, 10 रुपए का रखा हो। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में जो गवर्नमेंट ने बाकायदा नियम बना रखा है वो केवल 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को अपने पास सोना रखना पड़ता है, इसे कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्या कहते हैं इसे, मिनिमम रिक्वायरमेंट, कि आपको जब ये सिस्टम चला, ठीक है, जब ये सिस्टम चला तो इसमें सरकारों ने ये कहा, भारत सरकार ने, कि हम 200 करोड़ रुपए का गोल्ड, सिल्वर या इसी तरह की चीजें अपने पास रखेंगे, और इसके आधार पे एक्ट बन गया कि सरकार कितना ही पैसा छाप सकती है। आई बात समझ में, और छापने के लिए सरकार को क्या देना पड़ेगा, केवल एक गारंटी देनी पड़ेगी। आई कुछ बात समझ में, तो सरकार गारंटी क्यों देती है नोटों पे, अरे सरकार गारंटी क्यों देती है पेपर करेंसी पे, क्योंकि उसकी एक्सटर्नल वैल्यू बहुत ज्यादा है उसकी इंटरनल वैल्यू से। सिक्कों पे गारंटी क्यों नहीं होती, उसमें फर्क ही नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू बराबर है। कई बार तो सिक्कों में उल्टा होता है, इंटरनल वैल्यू ज्यादा निकल आती है, एक्सटर्नल वैल्यू कम होती है। सिक्का 1 रुपए का है, उसकी मेटल 2 रुपए की निकल आएगी, ठीक है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि मेटल की कीमत बढ़ जाए तो पता चले वो एल्युमिनियम का सिक्का या जो भी जिस चीज मेटल का सिक्का बनता है उसे आप गला लोगे तो वो जो मेटल बिकेगी 2 रुपए की बिक जाएगी, लेकिन सिक्का चलाओगे तो वो 1 रुपए में चलेगा। तो कई बार हाथों और उल्टा हो जाता है कि इंटरनल वैल्यू ज्यादा हो गई एक्सटर्नल वैल्यू से, लेकिन पेपर करेंसी जो होती है इसमें एक्सटर्नल वैल्यू ज्यादा होती है, इंटरनल वैल्यू कम होती है। इसके पीछे सरकार क्या करती है, अपनी गारंटी दे देती है, और चूंकि सरकार की गारंटी सब जगह एक्सेप्टेबल होती है तो इसलिए सरकार क्या है, मान लेती है। अब तो पता है यहाँ के रुपए लेके तुम, अरे यहाँ के रुपए लेके तुम अगर जापान में चले जाओ, वहां पे शर्ट खरीदोगे तो कोई खरीदने देगा तुम्हें रुपयों से, है? या जापान के येन लेके आ जाओ, तुम यहाँ चाय पीने जाओ तो उसे मानेगा कोई? तुम अगर अभी डॉलर ले आओ एग्जाम्पल के तौर पे, डॉलर लेके तुम उससे कहो कि दवाई लेने चले जाओ तो कोई लेगा तुम्हें दवाई देगा? क्यों नहीं देगा? ऑब्वियसली ये जो डॉलर की गारंटी किसने दी है?
अमेरिका सरकार ने दी है ना, तो वो अमेरिका के लिए तो दी है। ये कौन सा कि पूरी दुनिया में उनका ठेका ले लिया कि अमेरिकी सरकार ने तुम साहब इसे जहां भी चलाना चाहो चल जाएगा। तो ऐसे रुपए लेके अगर तुम पहुंच गए अमेरिका और सोचो कि साहब ये रुपए से हम अमेरिका में भी खरीदारी कर लेंगे, तो कोई नहीं मानेगा। बोले क्या, वो क्या कहेंगे, बोले तो जिस कागज के टुकड़े से क्या मतलब है, हाँ तो क्या वहां पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या, कुछ नहीं है। और ये खाली इंडियन रुपये के लिए नहीं है, अमेरिका डॉलर यहाँ पे जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जापान का ले आओ, पाउंड ले आओ, यूरो ले आओ, किसी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। किस लिए नहीं वैल्यू, क्योंकि उसके पीछे जो गारंटी है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रही है, ठीक है। यहां तक आ रही बात समझ में। तो इतनी बात समझ में आई। तो गवर्नमेंट्स को क्यों जरूरत पड़ गई है इस तरह के नोट छापने की, क्योंकि मेटल्स कम पड़ती चली गई, पैसे की मात्रा ज्यादा जरूरत पड़ती गई। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी, लेन देन बढ़े, पूंजी निर्माण बढ़ा, बहुत सारी नई नई चीजें आती चली गई, पैसा ज्यादा चाहिए था। पैसा ज्यादा चाहिए था तो तरीका रह गया, इतना सोना चांदी तो मिल नहीं पा रहा है, सिक्के तो छप नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए तरीका बनाया कि जो भी सोना चांदी आप पे आ गया उसे इकट्ठा कर लो और उसके बेस पे क्या करो, आप पेपर करेंसी निकालना चालू कर दो। और पेपर करेंसी निकलनी चालू होती चली गई। और इसी तरह से क्या है, एक नई तरह की मुद्रा अर्थव्यवस्था में आ गई जिसमें गारंटी देने की जरूरत पड़ रही है। उससे पहले मेटालिक में कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी। क्लियर हो रही बात यहां तक? तो मुझे लग रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही यहां तक किसी को भी समझ में आने में। हाँ, जैसे कि आपने बताया 200 करोड़ का इन्होंने गोल्ड अपने पास स्टोर कर रखा है गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग ये नोट छाप रहे हैं। तो सर जैसे दूसरी कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी प्राइस बढ़ी हुई होती है, मतलब हमारे कंपैरेटिव से $1 हाथ में बहुत। अच्छा अभी थोड़ा बाद में बात करना, फिर ऐसा रुक जाएगा, या पहले इनके क्वेश्चन सुन लें। हाँ, इन्हीं का क्वेश्चन सुन लें। यार अब बात नहीं करोगे, तुम लोग बात करोगे, तुमसे पूछ के सुन रहा हूँ ना, तुम लोग बात करने लग जाओगे तो फिर वो समस्या आ जाएगी। यहाँ अमेरिका ने रख रखा है, अमेरिका ने भी ऐसे कर रखा है। अमेरिका ने थोड़ा ज्यादा रख रखा होगा गोल्ड, पाकिस्तान ने थोड़ा कम रख रखा होगा, नेपाल ने और कम रखा होगा। ये डिपेंड करता है किस कंट्री ने क्या एक्ट बना दिया। लेकिन भारत में क्या एक्ट बना हुआ है कि 200 करोड़ रुपए का गोल्ड, खाली गोल्ड ही नहीं है, गोल्ड, सिल्वर और विदेशी मुद्रा, ऐसे करके वर्ड है। ये 3 चीजें उन्होंने रख रखी है। इसके आधार पे कितना ही मुद्रा, कितने ही रुपए को छाप सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। ये अगर इतना क्लियर हुआ, इसके बाद एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हमें समझ में आने लगेंगी बड़ी बड़ी बातें जो हैं। तो कोई ऐसा है जिसमें भी इसमें डाउट है? हाँ बोलो फटाफट। अरे बजट के अकॉर्डिंग नहीं, अभी हम सिंपल बात क्या कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, बजट की बात नहीं कर रहे हैं। पैसा जो आ रहा है, पैसा किस लिए आया था? लोगों को लेन देन हो सके, इसलिए पैसे को जरूरत पड़ती थी। नहीं, अगर मान लो पैसे की हमें जरूरत हो रही है, पैसे की जरूरत क्यों होती है? अरे पैसे की जरूरत क्यों होती है? हमें लेन देन करना है, या मान लीजिए हमें बचत करनी है, इन्हीं सब की जरूरत है। पैसे की जरूरत नहीं है, बात समझ में आई? तो वो पैसा हम किससे मांगेंगे? या तो अपना ही पैसा चला लें कोई, अगर अपना पैसा नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट देगी ना पैसा हमें। तो गवर्नमेंट या तो मेटलिक मनी दे, मेटल इतनी है नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा मेटल तो इतनी है नहीं, लेकिन हम तुम्हें क्या है, पेपर करेंसी दे रहे हैं, उसकी वैल्यू उतनी है, और जिसे कभी डाउट हो तो अपना पैसा आगे हम चले जाओ, गारंटी लिख के दे रहे हैं। ये जो गारंटी होती है, ये केवल थ्योरेटिकल गारंटी होती है। तुम आरबीआई पे चले जाओगे, कहोगे साहब हमारा इसका सोना दे दो, तो धारक को पैसे दो, लिखा ना आरबीआई गवर्नर ने, तो आरबीआई मना कर देगा, बोले गारंटी केवल किस लिए है, थ्योरेटिकल है। तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा उस पैसे से, तो बताओ तुम अगर पैसा किस लिए चाहिए। तुम लोगों के साथ मुझे चाय पीनी है, तो बोले चाय पीने में दिक्कत आ रही, कौन तुम्हारी चाय को मना कर रहा है? वो फिर अगर नहीं मानेगा उस करेंसी को तो गलत करेगा। आ रही बात समझ में? हाँ, तो जैसे पता है, अब बोला अच्छा क्या, जैसे आपने बताया कि अमेरिकी डॉलर इंडिया में अगर कोई सामान खरीदते तो नहीं, लेकिन अमेरिकी जो गवर्नमेंट होती है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए तो वहाँ पर हम डॉलर दे सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, वहाँ से इंडियन करेंसी ले सकते हैं। नहीं, वो तो अलग चीज आ गया, इस तरफ नहीं जा रहे। अभी तो इतनी बात है, मैं मान लो यहाँ पर मैं डॉलर लेके आ गया, या अमेरिका से आया और मैं यहाँ डॉलर लेके मैं चाय पीना चाहूँ, सब्जी खाना चाहूँ, खाना खाना चाहूँ, तो कोई रुपये को मानेगा उस डॉलर को? वो इंडियन गवर्नमेंट तो इसको अलाउ करे, इंडियन गवर्नमेंट से एक्सचेंज करके क्या देगी, मतलब रुपए तो देगी, तो रुपए तो चलेंगे यहाँ पे, डॉलर तो नहीं चलेंगे ना। इंडिया की गवर्नमेंट ही तो करेगी, गवर्नमेंट ही तो करेगी ना। लेकिन अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो रुपए की कोई वैल्यू नहीं है ना। यहाँ नहीं, मतलब गवर्नमेंट के पास तो उसकी वैल्यू नहीं। वो तो अगर गवर्नमेंट, फिर यहाँ की गवर्नमेंट अगर ऐसा नहीं करेगी तो यहाँ पे आप तुम वहाँ जाएगा तो वहाँ की गवर्नमेंट मना कर देगी।
तो लोगों को सुविधा हो सके। तो यहाँ की गवर्नमेंट कहती है अमेरिका का डॉलर आया हमारे पास जमा कर दो और बदले में हमसे क्या ले लो, रुपए ले लो आप। तो वो रुपए लेके आप जो भी काम करना है कर लो। ऐसे यहाँ का कोई आदमी अमेरिका जाना चाहे तो वो रुपए तो चलेंगे नहीं उसके। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप ये रुपए हमारे पास जमा कर दो, बदले में हमसे डॉलर ले जाओ और डॉलर से आपको वहां जो भी काम करना है आप कर लो। तो ये तो बदल लेती है गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट बदल देगी, यहाँ की गवर्नमेंट बदल देगी, ठीक है। लेकिन अगर वहां का डायरेक्टली आप रुपया चलाना चाहो, डॉलर चलाना चाहो तो यहाँ चलेगा नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ दे नहीं रखी उसकी गारंटी, ठीक है। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है सारी चीज। हाँ, पेपर करेंसी कैसे आएगी इकोनॉमी के अंदर और पेपर करेंसी में क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, यह पेपर करेंसी कितनी भी छाप सकती है गवर्नमेंट। क्लियर हो रही बात? ये गवर्नमेंट कितनी भी छाप सकती है। अब अगली चीज लिखो फटाफट। देखो सर कितनी भी, अरे कितनी क्या, क्या नहीं रहेगा? कोई देश गरीब नहीं रहना चाहिए, ऐसे तो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी सुनो, आप छाप सकती है का मतलब कितनी भी छाप सकती है, रोक कुछ नहीं है, लेकिन छापती नहीं है, ठीक है। एक मेरी बात सुनो, गाड़ी आप किसी भी स्पीड पे चला सकते हो, 250 की स्पीड पे चला सकते हो, उसमें है ना 250 300 लिखा होता है, चला सकते हो, लेकिन नहीं चलाते, नहीं चला सकते हो। अरे क्या होता है, मैं फिर पीछे बोल रहा हूँ आप लोग। गाड़ी में 500 की स्पीड लिखी है, कि 500 की स्पीड का क्या मतलब, गाड़ी 500 तक चल सकती है, चला सकते हो 1000 की। फिर बोर्ड लिख दिया था अधिकतम स्पीड 130 150, तो चला तो आप सकते हो कितने पे, 1000 पे भी चला सकते हो, लेकिन चलेगी कितने पे वो, 500 उस पर जो स्पीड लिमिट लिखी है ना 150 250 उतनी भी चलेगी, उससे ज्यादा चलाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे ही गवर्नमेंट कितने भी छाप सकती है, लेकिन ज्यादा छापेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट छापती कितने जो लिमिट उन्होंने तय कर रखी है। तो वो अभी बाद में बात कर लेंगे। अभी जितना यार देखो इतना आसान नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें इजी वे में समझ में आ जाए। आप तो इसमें जबरदस्ती नए नए पेज निकालोगे तो जटिल होता जाएगा मामला, फिर जरूरी क्या है तुम्हारी पकड़ से बाहर हो जाएगा। अगली चीज देखो, बैंकों के बारे में लिखो यार, ताकि मैं तुम्हें जोड़ के एक टॉपिक तुम्हारा कुछ बेस तक क्लियर कर दूंगा। देखो व्यापारिक कई तरह के बैंक होते हैं। बैंक क्या है, कई तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक। जैसे एक होते हैं जो सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक। इसके अलावा होते हैं सेविंग बैंक्स, पोस्ट ऑफिस बैंक्स, एग्रीकल्चर बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। एक और इंपॉर्टेंट होता है कोऑपरेटिव बैंक्स। व्यापारिक बैंक, बचत बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक जिन्हें कहते हैं, ठीक है। और बहुत टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनमें बैंक भी होते हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज भी होती हैं, विकास इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जिन्हें कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होते हैं, पेंशन फंड होते हैं। तो फाइनेंस मार्केट है, बहुत बड़ा फाइनेंस मार्केट, ठीक है। अभी फाइनेंस मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हमें क्या है बैंक के बारे में समझना है थोड़ी सी चीज, और वो भी किस लिए समझनी है, ताकि वहां से चीज को जोड़ सके। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। व्यापारिक बैंकों के जितने बैंक हम आसपास देखते हैं उसमें से करीब 75% बैंक कैसे हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं। जैसे कौन कौन से बैंक के नाम बताओ आप, मैं बताता चला जाऊंगा कॉमर्शियल बैंक है नहीं है। जैसे हाँ, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक जो बड़े बड़े देखते हो, ये बैंक कैसे हैं, व्यापारिक बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक। इसमें व्यापारिक बैंक दो तरह के हो सकते हैं, कुछ बैंक तो सरकारी बैंक हैं और कुछ बैंक कैसे हैं, प्राइवेट बैंक हैं। तो ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है, ये कैसे हैं, कुछ तो कैसे हैं प्राइवेट बैंक हैं, कुछ कैसे हैं
और कुछ कैसे हैं, पब्लिक बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक है। तो जैसे स्टेट बैंक है वो कैसा बैंक है हमारा, गवर्नमेंट बैंक है। पीएनबी, कैनरा, SBI, स्टेट बैंक, एसबीआई, बहुत सारे बैंक है सरकार के पास। और प्राइवेट बैंक कौन कौन से हो गए हमारे, आईसीआईसीआई। हमें आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ आया पीछे, कितना कितना आ रहा है समझ में? चलो, लेकिन तुमने यार एक अच्छा फीडबैक मिलना जरूरी होता है, वरना क्या होता है हर एक आपको गलत। हाँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जितना बता रहे हो। अच्छा चलो, अच्छी बात है, क्योंकि फीडबैक अगर नहीं मिलेगी तो क्या होता है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या मुझे लग रहा है तुम्हें सबको समझ में आ रहा है, और ये भी हो सकता है किसी की भी समझ में ना आ रहा हो। और कई बार ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो पता कैसे चल सकती है? हाँ, तो कोई यहाँ तो ऐसा तो है नहीं, जैसे मूवीज आती हैं तो उसकी टीआरपी या सीरियल की होती है, ऐसे कोई टीआरपी तो मिल नहीं रही है तुमसे, मुझे पता चल जाए टीआरपी बहुत अच्छी चलेगी तो मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अगर हाँ कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, आप बता दोगे तो एक अंदाज हो जाता है कि हाँ क्या चीज चल रही है आप लोगों के पास। तो प्राइवेट बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक बड़े बैंक कौन से चल रहे हैं, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, ये भी हो गया। इसी में एक हिस्सा और कर सकते हैं, प्राइवेट बैंक हो गए, गवर्नमेंट बैंक हो गए, और एक कौन से हो गए, फॉरेन बैंक हो गए, विदेशी बैंक हो गए। ये भी विदेशी बैंक भी क्या है आते हैं, जैसे इसमें कौन कौन से चल रहे हैं, सिटी बैंक चल रहा है, और सिटी है, आईसीआईसी तो इंडिया नहीं है, सिटी बैंक है, ग्रैंडले कौन सा बैंक है, मैं नाम भूल रहा हूँ पूरा उसका, बड़े शहरों में है। अभी ये क्या है, हमारे अलीगढ़ शहर में नहीं है, लेकिन अगर आप मेट्रो में जाओगे तो वहां पर ये विदेशी बैंकों की बहुत सारी शाखाएं मिल जाएंगी। यस, हाँ हाँ, हाँ, अब ये कम की गई है, सुनो कितनी, मेरी बात सुनो, जोड़ा गया है। अरे किस बैंक को जोड़ा गया, किसको तोड़ के 4 हिस्से करे गए, कितने बैंक इसमें मौजूद हैं, कितने सरकारी कितने प्राइवेट, ये डेटा मुझे ना पता है और ना मुझसे उम्मीद करो मैं बता पाऊंगा सही कितने हैं इसमें बैंक, क्योंकि हाँ 18 जितने भी हैं। क्योंकि सुनो, ये कब जरूरत पड़ती है, तुम लोग तैयारी कर रहे हो तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तुम्हें इस पे अपडेट रहना चाहिए कि कितने बैंक इस समय मौजूद हैं, कितने प्राइवेट में, कितने, हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन फिर समझ नहीं, तो मुझे एग्जाम नहीं देना तो मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा चीज जरूरी क्या है तो किताब में नहीं मिलेगी। बेसिकली ये बैंक कैसे हमें प्रभावित कर रहे हैं, मैं तुम्हें वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद जो पॉलिसी बन रही है वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वो शायद किताब में ना मिले। क्लियर हो रही बात? तो ये व्यापारिक बैंकों की बात कर रहे हैं। व्यापारिक बैंक 3 तरह के हो गए हमारे, फॉरेन बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, और हमारे गवर्नमेंट बैंक हो गए। बाकी ये भी बैंक है, अभी इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यही वाले बैंक होते हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों से ही आजादी कैसे, ज्वाइंट बैंक कौन से बैंक है ऐसे मुझे अभी नहीं पता। बंधन बैंक सर, बंधन बैंक पूरा तरह प्राइवेट है, केवल ये हो सकता है, अरे सुन लो अभी फिर बात, बैंक्स भी क्या हो सकते हैं, बैंक में सरकारों की हिस्सेदारी हो सकती है। जैसे एसबीआई किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, पीएनबी किसका बैंक है, गवर्नमेंट का, लेकिन एसबीआई में मेरा भी हिस्सा है थोड़ा सा, मतलब एसबीआई का कुछ हिस्सा किसने ले रखा है, मैंने ले रखा है, बहुत सारे तुम लोगों ने भी ले रखा होगा, या एसबीआई का कुछ हिस्सा सरकार ने किसे बेच रखा है, प्राइवेट लोगों को बेच रखा है। एसबीआई का जैसे बताया, एसबीआई इतना बड़ा है तो उसका इतना हिस्सा सरकार ने किसे बेच रखा है, प्राइवेट आदमी को बेच रखा है। तो कैसे एसबीआई के शेयर मेरे पास भी हैं, पीएनबी के शेयर मेरे पास हैं, और ऐसे करोड़ों लाखों लोगों के पास हैं। तो एसबीआई भी पूरी तरह से सरकारी नहीं है, ठीक है, तो हर बैंक में सरकार की हिस्सेदारी अलग अलग हो सकती है, प्राइवेट बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी हो सकती है, लेकिन फिर डिपेंड करता है, अगर प्राइवेट बैंक में सरकार की हिस्सेदारी केवल 10% है तो जिस पे 90% हिस्सा उसकी चलेगी, जिस पे 10% हिस्सा उसकी चलेगी, तो वो प्राइवेट हो गया। लेकिन एसबीआई में सरकार के पास अभी भी 90% हिस्सा है, 10% हिस्सा तो सरकार ने दूसरे लोगों को बेच दिया, तो एसबीआई में किसकी चलेगी, सरकार की, तो वो कैसा बैंक हो गया, सरकारी बैंक हो गया। अब ये लिखो फटाफट, व्यापारिक बैंक जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, तो व्यापारिक बैंकों के कार्य, अब लिखो क्या चीज, अरे यार देखो प्राइवेट बैंक आपके बताए
चलो अभी बाद में बात करेंगे, अभी कहाँ चल रहे थे, यहाँ चल रहे हैं, मनी पे चल रहे हैं यार। तो अब पता चले फिर हम इस पर पहुंचोगे तो ये चीज तो छूट ही जाएगी। मोटे तरीके से जैसे ये वाला है कि ये ऐसा होता है, ये वाला है पोस्ट ऑफिस। अच्छा अभी लेंगे, चलो इसे भी लेंगे, अभी लेंगे इसे भी, ठीक है। पहले व्यापारिक बैंकों के काम लिखो। हाँ देखो, व्यापारिक बैंकों के मुख्य काम ये है। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, चाहे स्टेट बैंक हो चाहे एक्सिस बैंक हो, क्या काम ये करते हैं। देखो पहला क्या है, पैसे को जमा करना, ठीक है। पहला काम क्या करते हैं, जितने भी बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं लोगों के। कोई भी जमा कर सकता है इनके पास पैसे को जमा, ठीक है। जमा करने के 3 तरीके इनके पास जमा करने के। एक है फिक्स डिपॉजिट, बैंकों पे 3 तरीकों से पैसे जमा कर सकते हैं। एक है फिक्स डिपॉजिट, यानी कहते हैं टाइम डिपॉजिट। क्या कहते हैं, समय अवधि जमा या स्थिर जमा, ऐसे करके कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। लिखो, एक लाइन लिखना चाहो लिखो, आप नहीं छोड़, मतलब खाली समझना तो समझ लो। इसके अंतर्गत एक निश्चित समय के लिए बैंक क्या है, पैसे जमा करता है। उससे पहले क्या है, कोई भी आपने जिसने जमा करा है एफडी में, पहले नहीं निकाल सकता, ठीक है। एफडी में क्या होता है, जितने टाइम की भी आपने पैसा जमा करा है, जितने टाइम का भी अकाउंट आपने खोला है, उतने टाइम के लिए आपका पैसा जमा हो जाएगा बैंक के पास। उससे पहले बैंक आपको निकालने नहीं देगा पैसे। अगर निकालोगे तो फिर बैंक क्या करेगा, आपको उसमें बहुत कम पैसे देगा लौटा के। हाँ एफडी क्लियर है, एफडी कि आपने 1 साल की एफडी करी तो साल भर बाद आपको पैसे वापस ले जाने देगा। 6 महीने की करी, 15 दिन से लेके आप 15 साल 25 साल कितने दिन की भी एफडी कर सकते हो। हाँ भाई ठीक है। और ये पैसे क्यों जमा करते हैं लोग, क्योंकि इसमें बदले में क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। जितने लंबे टाइम के लिए बैंक में पैसा जमा करोगे उतनी ही ज्यादा ब्याज मिलेगा, ब्याज दर उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्याज तो ज्यादा मिलेगा ही, लेकिन ब्याज दर भी बढ़ जाएगी। जितने लंबे टाइम के लिए कोई बैंक क्या है पैसे जमा कराता है, उतने ही ज्यादा वो ब्याज दर को भी बढ़ा देता है। क्लियर होने वाली बात, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे होते हैं करंट अकाउंट, दूसरे होते हैं चालू खाता, करंट अकाउंट। ये हमेशा चलते रहते हैं, रनिंग रहते हैं। रनिंग का मतलब इसमें आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। कभी कभी ये नहीं है कि 24 घंटे में कभी बैंक में पहुंच जाओ। बैंक टाइमिंग में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कभी भी उसमें जमा कर सकते हो। ये खाता कैसा है, हमेशा चालू रहता है। अब इन पे क्या है, बैंक कोई ब्याज नहीं देता, देता है तो बहुत थोड़ी देता है। या इसमें अभी इन खातों को अलग अलग टाइप के खाते मिला के नए टाइप के खाते बना दिए। लेकिन करंट अकाउंट का बेसिकली मतलब क्या है, चलता रहेगा, बैंक आपको सुविधा दे रहा है और ब्याज या तो बहुत कम देगा या नहीं देगा। और कई बार जो बड़े बैंक आए, जैसे विदेशी बैंक आए, तो और इस पे पैसे लेते हैं, क्या करते हैं इसमें और पैसे ले लेते हैं। तीसरे हो गए सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में देखो ये हमेशा चालू रहते हैं, अर्थात इनमें कभी भी पैसे जमा करे जा सकते हैं और कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। इन पे ब्याज क्या है, नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। तीसरे होते हैं जनरली सेविंग अकाउंट होते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम, मतलब कुछ टाइम का मतलब महीने में जैसे 2 बार 3 बार या कुछ टाइम के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। कुछ टाइम के लिए इसमें कुछ टाइम के लिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है, कुछ कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने दिन में 10 बार निकालिए 10 बार जमा कर दिए। इसमें ट्रांजैक्शन की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, प्लस इसमें आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन वो इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो बचत खाते क्या होते हैं, इसमें जो विनिमय होते हैं, मतलब पैसे जमा करना और निकालना, ये निश्चित मात्रा में हो सकते हैं और इसकी ब्याज दर क्या होती है, इन दोनों के बीच में होती है। तो ये बेसिकली 3 तरह के अकाउंट होते हैं। लेकिन अब
बैंकों ने नए नए तरह के क्या है चीजें बना ली हैं, उसमें कुछ फीचर इनके होते हैं, कुछ तीनों को मिला के होते हैं, तो नए नए तरह के प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुए हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, तो किसी बैंक में जाओगे 100 तरह के खाते आपको बता देगा, लेकिन क्या होता है ना, जैसे हम पे आलू है और हम पे आटा है, तो उससे हम कई तरह की डिशेस बना सकते हैं, लेकिन है तो वो दो ही चीज, आलू है, या तो सब्जी बना लो, पैटी बना लो, समोसा बना लो, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग चीजें बना लेते हैं। तो बेसिकली 3 यही टाइप्स हैं, लेकिन नए नए प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, तो किसी में कोई फीचर, किसी में कोई फीचर, ये अलग अलग फीचर्स डाल के क्या है नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर देते हैं। तो यहां तक समझ में आ गई, बैंक क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं, और पैसे जमा करने के लिए 3 उन पे तरीके होते हैं। पैसे जमा करके बैंक क्या करेगा, लैंडिंग ऑफ मनी, अब ये पैसा रख के बैंक क्या करेगा, जब ब्याज दे रहा है तो अपने पास रखने में से कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने बैंक में बिल्डिंग ली, आदमी रखे, पैसा रखा, ब्याज भी देगा, तो कहीं तो उसमें पैसे आने चाहिए ना। तो इस पैसे का क्या करेगा बैंक, उधार दे देगा। उधार देने के बैंक के पास 20 तरीके होते हैं, इंडस्ट्रीज को उधार दे सकता है, किसानों को उधार दे सकता है, स्टूडेंट को उधार दे सकता है, सरकार को भी उधार दे सकता है, किसी को घर खरीदना है उसके लिए दे देगा, किसी को पढ़ाई खरीदनी है उसके करनी है उसके लिए दे देगा। दुनिया भर की स्कीम्स है बैंकों को, उसके द्वारा बैंक क्या कर सकते हैं, पैसे उधार दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात आ रही समझ में, बैंक पैसे दे सकते हैं और हर बैंक की अलग अलग स्कीम होती है। तो ये जो बैंक पैसे जमा करेगा, मोटी सी बात समझो, बैंक मान लो मैंने खाता खोला और बदले में मुझे बैंक ब्याज देगा, और मैं मान लो बैंक से उधार लेने जाऊं पैसे किसी काम से, चाहे वो मकान बनवाने के लिए ले जाऊं या मोटरसाइकिल खरीदने के लिए ले जाऊं, किसी काम के लिए, तो बदले में बैंक मुझसे ब्याज लेगा। हमारी बात समझ में, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बैंक मुझे ब्याज देगा, मतलब जो मेरा खाता खुला है उस पर जो पैसे ब्याज देता बदले में, वो ज्यादा होगा या जब मैं उधार लेने जाऊंगा वो ज्यादा होगा? अब क्या चीज आई, कोई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत हो रही है? अरे पीछे आ रही है, तो मैं सबसे पीछे भाई नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, और तुम्हारे सबसे पीछे तुम्हें, अच्छा तुम लोग इतने पीछे क्यों बैठे यार, ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा चलो तुम बताओ, अगर मैंने बैंक में पैसे जमा करे, बैंक मुझे ब्याज देगा, और एक अगर मैं बैंक से पैसे उधार ले लेना तो बैंक मुझसे ब्याज लेगा, तो ये बताओ बैंक मुझे पैसे ब्याज ज्यादा देगा या जब मैं लेने जाऊंगा ब्याज मुझसे ज्यादा लेगा? तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कंफ्यूजन? तो मतलब जो डिपॉजिट रेट होते हैं बैंक के, डिपॉजिट रेट वो कम होते हैं, और लैंडिंग रेट क्या होते हैं बैंक के, ज्यादा होते हैं। अगर मैंने खाता खोला उसमें बैंक मुझे 4% ब्याज दे रहा है, तो मतलब 100 रुपए जमा करे, बदले में 4 रुपए मिल जाएंगे, 104 रुपए 7 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बैंक से 100 रुपए उधार लेने पहुंच गया तो बैंक मुझे कितने पे पैसे देगा, 108 रुपए लेगा मुझसे, मतलब ब्याज कितना लेगा, 8 रुपए। तो जब मैं लौटाने जाऊंगा तो बैंक मुझसे कितने रुपए लेगा, 108। तो क्या मतलब है, लैंडिंग रेट जो होते हैं, जो उधार जब बैंक देता है उसके बदले में जो ब्याज लेगा वो इस वाले डिपॉजिट रेट से ज्यादा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अरे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर तुम मेरे पास पैसे जमा करने आओगे तो मैं कम ब्याज दूंगा, मुझसे लेने आओगे ज्यादा धार दूंगा, ज्यादा लूंगा तुमसे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरी चीज लिखो, साख का निर्माण। अब इंपॉर्टेंट आते हैं थोड़ी सी बैंक भारी चीज पे, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन। सुना किसी ने, बता रहा नाम तो सुन रखा होगा, क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण। अब ये चीज आई असली, जो तुम्हें लगेगा कि क्या नई चीज आ रही है। तीसरा, बैंक का काम क्या है, साख का निर्माण। तीसरा काम क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। तो लिख लो, 2 लाइनें लिखो, उसके बाद कोशिश करते हैं समझाने की। बैंकों के पास जितना पैसा जमा होता है, बैंकों के पास जितना पैसा जमा होता है, ये उससे अधिक का ऋण दे सकते हैं या देते हैं, ऐसे लिख लो, देते हैं, दे सकते हैं,
जिसे साख का निर्माण कहते हैं। बैंक, फिर से बोल रहा हूं पूरी लाइन, बैंकों के पास जितना पैसा जमा होता है उससे अधिक पैसा या उससे अधिक का ये क्या कर सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं, जिसे साख का निर्माण कहते हैं। बैंक कैन लेंड मोर द अमाउंट दे हैव इन देयर डिपॉजिट्स एंड दिस इज नोन एज क्रेडिट क्रिएशन। सामान्य सी बात समझ लो, अगर मान लो कोई आदमी पैसे का लेन देन का काम करता है, मान लीजिए मैं पैसा उधार देता हूं लोगों को, तो मैं कितना पैसा ज्यादा से ज्यादा उधार दे सकता हूं, जितना मेरे पास होगा। मेरे पास मान लो 1000 रुपए है, तो मेरे पास उधार मांगने वाले आएंगे तो मैं कितना पैसा दे दूंगा, 1000 रुपए तो उधार दूंगा, ज्यादा तो दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास है इतने 1000 रुपए। लेकिन केवल व्यापारिक बैंक ऐसा कर सकते हैं, जितने और बैंक लिखे इनकी बात नहीं कर रहे हैं, व्यापारिक बैंक ऐसा कर सकते हैं कि अगर इनके पास, इनके खाते में, मतलब बैंकों के पास जो लोग पैसा जमा करा के गए वो 1000 रुपए जमा करा के गए, उसके बावजूद भी बैंक क्या कर सकते हैं, 1000 से ज्यादा का पैसा उधार दे देंगे। मान लो मैं स्टेट बैंक हूं, मेरे पास ये खाता खुलवाने आए और इन्होंने मेरे खाते में कितने रुपए जमा कर दिए, बैंक के 1000 रुपए जमा कर दिए, तो बैंक के पास कितने रुपए आ गए, 1000। ये मान लो उधार लेने आ रही है स्टेट बैंक से, इन्होंने कहा मुझे 2000 रुपए उधार चाहिए, तो मैंने इन्हें 2000 रुपए दे दिए उधार, तो थे मेरे पास कितने रुपए जमा, उधार मैंने कितना दे दिया, 2000। तो ये एक्स्ट्रा पैसे जो मैंने दे दिए, बना दिए पैसे, ये मैंने पैसे बना दिए ना, तो इसे ही हम कह रहे हैं साख का निर्माण। तो कम पैसे होने के बावजूद बैंक क्या करते हैं, ज्यादा पैसे उधार दे सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, साख का निर्माण। ठीक है, तो इसी वजह से बैंकों को कहते हैं कि नए टाइप का चमत्कार है, और ये कौन कर सकता है, केवल और केवल ये कर सकते हैं कमर्शियल बैंक, ये लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अभी कैसे करेंगे इसे कल बात करेंगे इसकी, कैसे करते हैं, क्योंकि अब तो टाइम हो गया आपका पूरा। तो कुल मिला के क्या होता है, बैंक क्या कर सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। Thank you.